हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो DSSB-PRT यानी कि दिल्ली में जो असिस्टेंट टीचर्स की वैकेंसीज आई हैं, परमानेंट वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए वैकेंसीज हैं, उसी की रिगार्डिंग ये सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। इसमें जो आपका पेपर होगा 200 नंबर का, तो इसमें दो पार्ट्स रहेंगे। जो पहला सेक्शन रहेगा वो जर्नल रहेगा, उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग 20-20 नंबर की रहेगी। 5 पार्ट्स उसमें रहेंगे, वो मैं बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट यानी कि जो सेक्शन बी रहेगा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, उसकी तैयारी मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रही हूँ। टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, यानी कि डीएलएड करते टाइम, यानी कि जो भी डिप्लोमा आप लोगों ने किया है, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज से पहले आप लोगों ने जो भी डीएलएड जेबीटी की है, उसी का पूरा सिलेबस आप लोगों से पूछा जाएगा। क्योंकि DSSB ने कुछ भी स्पेसिफिक नहीं दिया है कि भाई ये टॉपिक्स रहेंगे, तो डीएलएड करते टाइम जो कुछ भी आपने पढ़ा है वहां से आपका पेपर बनेगा। उसी की तैयारी मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को हम करेंगे, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो मैंने स्टार्ट किया है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, और जो DSSB-PRT का पेपर होता है वो मतलब डेप्थ में आप लोगों से चीजें पूछी जाती हैं। हालांकि जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी मैं अपने दूसरे चैनल एजुकेशन क्लासेस पर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में चीजें आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। और भी बेटर वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की मैं बात करूँ तो आपका CTET, HTET, KVS, NVS, मतलब कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में इस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जीन प्याजे के बारे में जानेंगे। तो जीन प्याजे की अगर मैं बात करूं तो उनका टाइम पीरियड 9 अगस्त 1896 से 16 सितंबर 1980 तक रहा है। वो एक स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट थे। स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। बायोलॉजिस्ट भी थे, फिलोसफर भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। अब देखिए, जीन प्याजे बायोलॉजी और फिलोसफी दोनों में ही थे, यानी कि वो बायोलॉजिस्ट भी थे, फिलोसफर भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि बायोलॉजी और फिलोसफी दोनों डिसिप्लिन के आइडियाज को मिलाकर इस चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी को डेवलप किया है, ठीक है। इस थ्योरी में आपको बायोलॉजी का भी कुछ चीजें दिखाई देंगी और फिलोसफी से रिलेटेड कुछ चीजें भी दिखाई देंगी। ही इज ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आप लोगों से पूछा जा सकता है चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो जीन प्याजे हैं। हिज जर्नल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज कॉल्ड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि इस थ्योरी को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, इसको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उनका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था उसको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहा गया। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में नॉलेज का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको स्टडी करना। अब उनकी जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निशन से रिलेटेड है। तो ये कॉग्निशन वर्ड का मतलब क्या है, ये जो टर्म है कॉग्निशन, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन वर्ड कॉग्नोसियर से ये निकला है, जिसका मतलब है, कॉग्निशन का मतलब टू नो, जानना, टू रिकॉग्नाइज, टू कॉन्सेप्चुअलाइज, ठीक है। कॉन्सेप्चुअलाइज करना, रिकॉग्नाइज करना, टू नो, किसी चीज को जानना। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, रिफर्स टू द ग्रोथ एंड चेंज इन द मेंटल एबिलिटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो मेंटल एबिलिटीज हैं, किस तरह से हम सोच रहे हैं, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, ये जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं उनकी ग्रोथ किस तरह से होती है, उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उनमें किस तरह के चेंजेज आते हैं, उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा गया है। अब ये स्लाइड एज इट इज मैंने हिंदी में भी इंक्लूड कर दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। अब देखिए, जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें दो चीजों पर फोकस किया गया है। एक तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ठीक है। और कुछ की कॉन्सेप्ट्स की वो बात करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस की वो बात करते हैं, जिसमें वो स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन की बात करते हैं। इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, विथ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलिए
चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो 4 स्टेजेस दी गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए जीन प्याजे ने ये 4 स्टेजेस बताई हैं, इनका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, ठीक है। मतलब ये स्टेजेस इनवेरिएंट है, इनमें आप ये फिक्स्ड है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते कि भाई पहली के बाद आप चौथी स्टेज पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, या पहली के बाद तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेम ऑर्डर में रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत एज में वेरिएशन स्लाइटली मतलब आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो ऑर्डर रहेगा इन स्टेजेस का वो बिल्कुल फिक्स है, इनवेरिएंट। तो चलिए इन स्टेजेस को वन बाय वन एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। मैंने बताया ना कि सारी स्टेजेस सीक्वेंस में रहेंगी, ठीक है। मतलब पहली स्टेज का टाइम पीरियड 0 to 2 ईयर्स यानी कि बर्थ से लेके 2 साल तक का रहेगा। तो ये जो पहली स्टेज है इसमें सेंसेस पर फोकस किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने वर्ल्ड को, अपने संसार को सेंसेस और मोटर कोऑर्डिनेशन के द्वारा समझने की कोशिश करता है। रिफ्लेक्सिस एक्शंस यहाँ पर इनिशियली डोमिनेट करेंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिस एक्शन सेंसेस ही पहली टीचर रहेंगी। इस स्टेज की जो की करैक्टरिस्टिक है वो क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर बच्चे को नॉलेज हो जाती है कि किसी चीज को, मान लो बच्चे को आपने टॉय दे दिया कोई, उस टॉय को अगर आप उससे छीन लेंगे तो उसको इतनी सेंस रहती है कि वो टॉय एग्जिस्ट करता है, उसके लिए वो रोएगा, चिल्लाएगा, ठीक है, उसको पता है कि वो है, ठीक है। लेकिन इसी स्टेज में एक चीज और आती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगी क्योंकि इसकी जो सब स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगी कि कौन सी स्टेज में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट बच्चे में रहता है और कौन सी सब स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है, ठीक है। अब इस स्टेज में बच्चा इमिटेट करता है, यानी कि माता पिता या किसी भी अपने सिबलिंग्स को नकल करने की कोशिश करता है कि वो किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। एक इमिटेटिव बिहेवियर और डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन का मतलब पहले वो इमिटेट करता है फिर वो उस काम को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, उसको डेफर्ड इमिटेशन कहा गया है। अब ये जो स्टेज है इसकी 6 सब स्टेजेस हैं। हालांकि सीटेट वगैरह में इसकी जो सब स्टेजेस है वहां से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता, कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन DSSB में आपका यहां से जो सब स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज की, वहां से क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है। तो इन सब स्टेजेस को भी डिटेल में समझेंगे। ये 6 सब स्टेजेस किसकी हैं? जो पहली स्टेज है 0 to 2 सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, उसकी ये 6 पार्ट्स हैं, ये 6 सब स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, टाइम पीरियड यहां पर दे रखा है। दूसरा है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, तीसरा है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन और अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स, ठीक है। वन बाय वन डिटेल में विद एग्जांपल्स हम समझेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। तो सेंसरी मोटर स्टेज की जो पहली सब स्टेज है वो है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, यानी कि यहाँ पर टाइम पीरियड 0 to 1 महीने का बच्चा होता है, 1 मंथ, 0 to 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने का बच्चा होता है। तो इस स्टेज में जो बेबीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो इनबोर्न रिफ्लेक्सेज होते हैं, जो नेचुरल ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। मान लीजिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, व्हेन यू टच अ बेबीज चीक द बेबी ऑटोमेटिकली टर्न हेड टू सक, यानी कि आपकी मतलब अगर आप उसके गाल को टच करेंगे तो उधर की तरफ अपनी गर्दन को हल्का सा टर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि 1 महीने का बच्चा ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं कर पाता। आप उसके मतलब आप बेबी के हैंड में अगर आप ऐसे अपनी फिंगर देंगे तो ग्रास्प करने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि जो इनबोर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। दूसरी है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि यहां पर बच्चा 1 to 4 मंथ्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1 to 4 मंथ्स, यानी कि जो बच्चे हैं वो प्लेजरेबल एक्शंस रिलेटेड टू देयर ऑन बॉडी, यानी कि जो चीजें उनको प्लेजर प्रोवाइड करे उनको रिपीट करने की कोशिश करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अंगूठा, ठीक है, अंगूठा मुंह में डाल के रखते हैं क्योंकि उस चीज में उनको एंजॉयमेंट मिल रहा है, उसमें वो प्लेजर महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को वो रिपीट करने की कोशिश करेंगे। दे एंजॉय देयर ऑन एक्शंस, यानी कि कोई टॉय उनको दे देंगे तो उसको भी मुंह में डाल लेंगे, यानी कि जिस चीज में उनको मजा आ रहा है, ठीक है, उस चीज को वो रिपीट करने की कोशिश करेंगे। बेबी एक्सीडेंटली पुट्स थंब इन माउथ फाइंड्स इट्स प्लेजर, ठीक है, कीप रिपीटिंग थंब शकिंग, यानी कि थंब को शक करता रहेगा क्योंकि उसमें उसको अच्छा लग रहा है। बेबी कूज मेक साउंड, यानी कि अलग अलग टाइप की साउंड बच्चा निकालने की कोशिश करता है, जैसे आप बच्चे से बोलेंगे हाँ हाँ, इस तरह की, मतलब देखेंगे ना बच्चा बहुत रिस्पॉन्ड करता है, इस तरह की रिस्पॉन्स वो करता है, तो बार बार वो उसी तरह की साउंड निकालने की कोशिश करता है, यानी कि जिस चीज में बच्चे को अच्छा लग रहा है, प्लेजर महसूस हो रहा है, उस चीज को रिपीट करने की कोशिश करता है। इसके बाद जो थर्ड सब स्टेज है वो है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर टाइम पीरियड 4 to 8 मंथ रहेगा।
यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। दे रिपीट एक्शंस दैट ब्रिंग अ रेस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से कुछ उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उस चीज को वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत पूछी जाती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि यहाँ पर बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती कि जैसे एक बच्चा खिलौने से खेल रहा है, अगर आप उस खिलौने को उठा के रख देंगे तो उसको लगेगा कि वो खिलौना अब है ही नहीं, वो गायब हो गया, ठीक है। यानी कि उसकी आंखों के सामने से चीज हटी तो माइंड से भी हटी। ये पूछा जाता है, बहुत बार ये लाइन पूछी जाती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट कौन सी सब स्टेज यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज की कौन सी सब स्टेज में आता है, तो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो तीसरी सब स्टेज है उसमें डेवलप होता है। यानी कि यहाँ पर बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती कि मतलब उसको लगता है कि जो चीज आंखों के सामने से हटी तो उसके दिमाग से भी वो चीज गायब हो जाती है, ठीक है। बेबी शेक्स अ रेटल हेयर साउंड शेक्स इट्स अगेन, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि जैसे ही आप किसी टॉय को हिला रहे हैं, ठीक है, उसमें से आवाज आ रही है तो दोबारा से उसको रिपीट करेंगे क्योंकि वहां से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। बेबी हिट्स हैंगिंग टॉय इट मूव्स बेबी कीप हिटिंग इट, यानी कि एक लटकने वाला टॉय है, बच्चा उसको मार रहा है, ये मूव कर रहा है, वहां से उसको आपको उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो उसको बार बार हिट करने की कोशिश करेगी। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर वो फोकस करता है, बाहर से जो भी रिस्पॉन्स जो भी आउटसाइड रिस्पॉन्स उसको मिल रहे हैं उसको वो रिपीट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सब स्टेज कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि 8 to 12 मंथ टाइम पीरियड रहेगा। अब इस स्टेज में क्या होता है, बेबीज बिगिन टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर बच्चे को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ आ जाता है। यानी कि जब बच्चा कॉन्टिन्यूसली किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है तो देखता है कि उसको पता चल जाता है कि कुछ चीजों के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी रहते हैं कि भी कारण क्या है, प्रभाव क्या रहेगा, ठीक है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर बच्चे में डेवलप हो जाता है। दे शो इंटेंशनल एक्शन, यानी कि कुछ कार्यों को वो इंटेंशनली करने की कोशिश करता है। और साथ ही इस स्टेज की जो की करेक्टरिस्टिक है, इस सब स्टेज की ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज की करेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट परमानेंस, डायरेक्टली पूछा जाए तो उसी के साथ जाएंगे। अगर सब स्टेजेस की बात की गई है तो चौथी जो सब स्टेज है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, उसकी की करेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब बच्चे में यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि बच्चे को पता चल जाता है कि भाई जो जैसे कि कोई चीज उसने देखी, उसके सामने टॉय था तो वो टॉय अगर आप हटा लेंगे तो उसको पता है कि ये टॉय एग्जिस्ट करता है, उस चीज को पाने के लिए वो रोने की कोशिश करेगा। उसको मतलब उसको पता है कि ये चीज है, ये नहीं रहेगा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली चीज यहाँ पर नहीं है, उसको पता है कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे अगर कई बार देखेंगे कि मदर बच्चे के साथ एक गेम खेलती है त्या त्या करके, ठीक है, मतलब हाथ को आगे ले जाना, फेस को हटा लेना, आगे ले जाना, हटा लेना, तो उसको पता है कि हाँ मेरी मम्मा जो है वो है, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब स्टेज है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है, यानी कि 12 to 18 मंथ का टाइम पीरियड रहेगा। अब इस स्टेज सब स्टेज में क्या होगा कि जो बच्चा है वो ट्रायल एंड एरर एक्सप्लोरेशन करता है, यानी कि बार बार अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, अलग अलग नए नए कार्य, नए नए एक्शंस, नए नए एक्सपेरिमेंट वो करता है, ठीक है। मान लीजिए बच्चा बैठा हुआ है, आप इस इमेज से भी देख सकते हैं, ठीक है, उसके हाथ में कोई भी टॉय था वो उसने नीचे फेंक दिया, ठीक है। तो अगर मदर उसको उठा के दे देती है दोबारा से वो फिर फेंकेगा, कुछ और करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो चाहता है कि उसके जो पेरेंट्स है उसकी तरफ मतलब उसकी तरफ उनका ध्यान जाए, ठीक है। बच्चा अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जैसे बेबी ड्रॉप स्पून फ्रॉम टेबल इट फॉल्स ट्राइज ड्रॉपिंग इट अगेन फ्रॉम चेयर टू सी व्हाट हैपेंस, बार बार उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को वो रिपीट करने की कोशिश करेगा, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट वो करने की कोशिश करेगा। बेबी स्क्विज अ रबर टॉय इन डिफरेंट वेज टू सी हाउ द साउंड चेंजेस, यानी कि अब एक स्क्विज करने वाला टॉय होता है ना, जैसे उसको दबाएंगे तो उसमें से अलग अलग टाइप की साउंड्स आती हैं, तो बार बार उसको पुश करने की कोशिश करेगा कि अलग अलग किस किस तरह की साउंड्स आ रही हैं, ठीक है। तो वो अपनी गलतियों से अपनी मिस्टेक्स को बार बार वो रिपीट करने की कोशिश करेगा इस सब स्टेज में। नेक्स्ट सब स्टेज क्या है, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स, यानी कि 18 to 24 मंथ्स का टाइम पीरियड रहेगा। अब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, मेंटल एक्टिविटीज एंड सिंबॉलिक थिंकिंग बिगिन, बेबी स्टार्ट थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, यानी कि यहाँ पर बच्चे में मतलब मेंटल एक्टिविटीज का डेवलपमेंट, यानी कि थोड़ा सा उसमें सिंबल्स के थ्रू थिंकिंग करना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसकी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि काम करने से पहले वो कुछ सोचता है कि ये कैसा रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ पहले वो सोचेगा फिर वो काम करेगा। जैसे चाइल्ड सीज अ टॉय कार यूजेज इट टू रिप्रेजेंट अ रियल कार एंड सेज व्रूम व्रूम, जैसे बच्चे नहीं करते हैं
कि अगर बच्चे को आपने एक टॉय कार दे दिया तो वो बार बार उसको व्रूम व्रूम करके ऐसे चलाने की कोशिश करता है कि उसको लगता है कि रियल कार है, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से आपने गर्ल्स को देखा होगा कि जैसे चाइल्ड इमिटेट्स कुकिंग विद अ टॉय किचन सेट सिंबॉलिक प्ले, यानी कि सिंबॉलिक प्ले यहाँ पर करती हैं। लड़कियों को देखा होगा जो किचन सेट होता है, जो टॉय किचन सेट होता है, उसको लेके आती हैं, फिर खाना बनाती हैं कि ये गैस है, इस पे हमने ये खाना बनाया, उसको परोस के देखती हैं। ठीक है, मतलब अपने आप ही वो चल रहा है, सारा का सारा अपने आप वो करती रहती है इस चीज को, तो सिंबॉलिक प्ले है ये। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बच्चे में मेंटल एक्टिविटीज और सिंबॉलिक थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। बिफोर क्लाइंबिंग चाइल्ड लुक्स एट अ चेयर एंड मेंटली प्लान्स हाउ टू गेट अप, यानी कि कोई चीज आपको उतारनी है, बच्चे को उतारनी है, तो उसको लगेगा कि हाँ इस चेयर पर चढ़कर मैं इसको उतार सकता हूँ, तो मेंटली उस चीज को प्लान करता है पहले। इतनी थिंकिंग प्रोसेस बच्चे में डेवलप हो जाता है। तो ये 6 सब स्टेजेज हैं सेंसरी मोटर स्टेज। जो पहली स्टेज है उसकी ये 6 सब स्टेजेज है, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेकंड जो स्टेज है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी स्टेज कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 2 to 7 ईयर्स है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सिंबोलिकली, यानी कि सिंबॉलिक थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे में हो जाता है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट अगर पूछा जाए तो कौन सी स्टेज? सेकंड स्टेज से शुरुआत हो जाती है, यानी कि लैंग्वेज को यूज करना बच्चा सीख जाता है। 2 से 7 साल का बच्चा होता है, चीजों को कुछ मेमोराइज करना सीख जाता है, कुछ चीजों को मेमोराइज भी कर पाता है। मेमोरी का डेवलपमेंट भी यहाँ पर बच्चे में हो जाता है। अब इस स्टेज की क्या क्या की करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है एनिमिज्म बच्चे में कब डेवलप होता है, सेंट्रेशन, ईगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, इरिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग। तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको दिखाई देता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता है। एनिमिज्म क्या होता है? यानी कि जैसे कोई भी गर्ल है या कोई भी बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, तो उस खिलौने को भी वो लिविंग बीइंग की तरह ही ट्रीट करता है, उसको खाना खिलाना, पानी पिलाना, उसको ड्रेसअप करना। ठीक है, बिल्कुल लिविंग बीइंग की तरह वो बिहेव करता है, तो इसको हम एनिमिज्म बोलते हैं। सेंट्रेशन का मतलब वही है कि भाई सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझ आता है, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाता। इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चे में डेवलप नहीं होता। अगर आप बच्चे को कहेंगे 1 to 10 काउंट कीजिए, ठीक है, तो वो कर लेगा, लेकिन इरिवर्सिबिलिटी यानी कि रिवर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको इरिवर्सिबिलिटी कहा गया है। तो रिवर्स काउंटिंग के लिए अगर आप बोलोगे 10 to 1 तक काउंट कीजिए, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल रीजनिंग, यानी कि किसी भी चीज को किसी भी चीज से कनेक्ट कर देना, यानी कि जो रीजनिंग है वो लॉजिकल नहीं होती, इलॉजिक होती है। ठीक है, उसको ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग कहा गया। तो ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेज की। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि टॉय एज कौन सी स्टेज को कहा जाता है या प्री गैंग एज, तो ये दोनों ही नाम किसके हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज के हैं। ठीक, अब ये जो स्टेज है इसकी भी 2 सब स्टेजेज हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 2 to 4 ईयर होता है। तो इस स्टेज की 2 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक होती है ईगोसेंट्रिज्म, जो कि मैंने आप लोगों को समझाई दिया है, और एनिमिज्म। ठीक है, अब दूसरी स्टेज है इंट्यूटिव स्टेज, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 4 to 7 ईयर्स रहेगा। तो इसमें क्या रहता है? डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में डिफिकल्टी होती है, रिवर्सिबल थिंकिंग का भी डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे में नहीं होता। अब ये कंजर्वेशन क्या है कि भाई जैसे आप लोगों ने 2 एक जैसे ग्लास है, दोनों में कुछ मतलब चीज रखी हुई है, कुछ पानी लिक्विड चीज रखी हुई है। अगर आप एक ग्लास के पानी को इस नैरो ग्लास में डाल देंगे तो आप बच्चे को लगेगा कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा है। अगर आप उससे पूछेंगे कि इस ग्लास में ए में और सी में किस में ज्यादा है, तो बच्चे को लगेगा नहीं यार ये सी में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये नैरो है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि दोनों ग्लासेस में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन यहाँ पर नैरो ग्लास में पानी डालने से उसको लग रहा है ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है, ये बड़ा है, ये इसमें पानी ज्यादा है। तो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बच्चे में डेवलप नहीं होता, यानी कि शेप और साइज के चेंज होने से वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर वो चीजें बच्चे में डेवलप नहीं होती, वो अगली स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन को समझने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 7 to 11 ईयर्स रहेगा। इस स्टेज को किस नाम से जाना जाता है? गैंग एज और स्कूल एज के नाम से भी इस स्टेज को हम जानते हैं। गैंग एज यानी कि यहाँ पर बच्चा अपने फ्रेंड्स बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको गैंग एज कहा गया है। स्कूल एज यानी कि स्कूल उसका स्टार्ट हो जाता है तो स्कूल
स्कूल एज भी कहा गया है। अब इसमें क्या होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग इमर्ज होना शुरू हो जाती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा वो लॉजिक लगाना सीख सकता है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा चीजों को लॉजिकली वो करना सीख पाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे में नहीं होता है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जिनको आप छू सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने कोई 4-5 टॉय दे दिए, ठीक है, 4-5 बॉल बच्चे को दे दिए, आप काउंट करने के लिए कहेंगे तो आप वो काउंट कर लेगा, ठीक है। यानी कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा वो लॉजिक लगाना सीख गया है। तो कुछ की कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की बात प्याजे के द्वारा की गई है, या हम कह सकते हैं कुछ की फीचर्स हैं इस स्टेज के। कौन कौन से? रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन, डिक्रीज इन ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ट्रांजिटिविटी। ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको दिखाई दे तो आप डायरेक्टली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ जा सकते हैं। अब ये है क्या, इनको वन बाय वन हम समझेंगे। रिवर्सिबिलिटी, यानी कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर बच्चे में रिवर्सिबल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है कि भाई जैसे आप कहेंगे 1 to 10 काउंटिंग कीजिए तो वो भी कर लेगा, अगर आप कहेंगे 10 to 1 कीजिए तो वो भी बच्चा कर लेगा। यानी कि रिवर्सिबल थिंकिंग, रिवर्सिबिलिटी का डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे में हो जाता है। दूसरी क्या है? डिसेंट्रेशन, यानी कि जो पिछली स्टेज थी, जो दूसरी स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, वहां पर बच्चा सेंट्रिक होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाता है। लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रिक हो जाता है, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना शुरू कर देता है। डिक्रीज इन ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि सिर्फ वही वाली बात होगी, डिसेंट्रिक हो गया, ठीक है। यानी कि ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, दूसरों की चीजों को भी वो समझना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चे में डेवलप हो जाता है कि भाई शेप और साइज के चेंज होने से वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ये चीजें बच्चे को समझ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कौन सी स्टेज में डेवलप होता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो तीसरी स्टेज में होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्लासिफिकेशन, यानी कि बच्चा क्लासिफाई, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर ग्रुपिंग करना सीख जाता है, ठीक है। यानी कि ये अलग अलग टाइप के बैलून्स हैं, तो जैसे ग्रीन को अलग लगा दिया, ब्लू को अलग, येलो को अलग, ठीक है। क्लासिफाई वो करना सीख जाता है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर। इसके बाद है सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब अरेंज करना चीजों को, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को अरेंज करना। यहाँ पर इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं किस तरह से अरेंज किया हुआ है। इसके बाद है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है बच्चा मतलब चीजों को लॉजिकली समझना शुरू कर देता है, कि जैसे बच्चे को बताया कि भाई जैसे ए जो है बी पर डिपेंड करता है, बी सी पर डिपेंड करता है, तो ए किस पर डिपेंड करेगा? सी पर, ठीक है। तो इस तरह की चीजों का डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है। ट्रांजिटिविटी का डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे में हो जाता है। तो ये इस स्टेज की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, की वर्ड्स आप कह सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रख रहा है, इनका मतलब क्या है वो भी आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 11 ईयर्स टू ऑनवर्ड, यानी कि 11 वर्ष से लेके आगे तक जाएगी। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की स्टेज है अकॉर्डिंग टू प्याजे, ठीक है। यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि बिना किसी कॉन्क्रीट मटेरियल के वो इमेजिनेटिव तरीके से चीजों को सोल्व करना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चे में इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक, सिस्टमैटिक प्लानिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इन सारी स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब बच्चा एग्जाम्पल टू रूल भी जा सकता है, और डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब रूल टू एग्जाम्पल भी वो जा सकता है। हर तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, ठीक है। हर तरह की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे में हो जाता है। तो देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, यानी कि प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें जो 4 स्टेजेस थी उनको हमने बिल्कुल डिटेल में समझ लिया। अब हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनको वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा। अब ये स्कीमा होता क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन से रिलेटेड सीटेट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझ लेंगे तो आपको प्याजे की थ्योरी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अब स्कीमा क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि स्कीमा क्या है? डिस्क्राइब बोथ द मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, यानी कि स्कीमास आर कैटेगरीज ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की कैटेगरीज हैं, एंड हेल्प अस इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, जो कि यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है नॉलेज के, जो कि आपको अपने वर्ल्ड को समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग स्कीमा में क्या क्या इंक्लूड होगा?
कैटेगरी ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज की कैटेगरी और उस नॉलेज को ऑब्टेन करने का प्रोसेस क्या है वो भी स्कीमा में ही आ जाएगा। यानी कि एक तरह से कहेंगे कि जैसे अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग हमारे, जैसे डॉग की अगर हम बात करें तो किसी भी बच्चे के माइंड में जैसे पहली बार उसने डॉग देखा कि भाई डॉग कैसा होता है, ठीक है, कि उसके डॉग क्या होता है, स्मॉल होता है, फरी, उसके फर वाले बाल होते हैं, 4 लेग्स होती हैं, तो एक इमेज उसके दिमाग में बन गई। वो क्या है, वो स्कीमा है, यानी कि नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। अब बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा है वो एक छोटे डॉग के बारे में है। मान लीजिए फिर कभी वो बाहर जाता है और उसने एक बड़े डॉग को देखा, ठीक है, यानी कि एक लार्ज डॉग को देखा, तो वो अपने स्कीमा को चेंज करता है और उस न्यू इंफॉर्मेशन को अपनी उस एग्जिस्टिंग स्कीमा में इंक्लूड करता है, ठीक है। तो स्कीमा क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है नॉलेज के। इसके बाद दूसरा क्या है, असिमिलेशन, यानी कि अभिग्रहण करना, समाहित कर लेना, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि पहले से ही जो स्कीमा एग्जिस्ट करता है कि भाई बच्चे के दिमाग में एक छोटे डॉग के बारे में एक स्कीमा बना हुआ है, तो बाद में जब वो बड़ा डॉग देखता है तो बड़े डॉग के बारे में जो इंफॉर्मेशन उसको पता चलती है उसको भी उसी डॉग वाले स्कीमा में इंक्लूड कर लेता है, वो उसी में समाहित हो जाती है, उसको असिमिलेशन कहा गया है, ठीक है। इसके बाद है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ठीक है, या तो उसको आप चेंज कर लेंगे, बिल्कुल स्कीमा को ही चेंज कर लेंगे, या उस स्कीमा को मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है, उसमें कुछ चेंज कर लेंगे, तो उसको अकोमोडेशन कहा गया है। कि भाई आपने छोटे डॉग को भी देखा, बड़े डॉग को भी देखा, तो उन जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली उसके आधार पर आपने अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर लिया, उसमें कुछ चेंजेस कर लिए, वो अकोमोडेशन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब सामंजस्य की अवस्था, संतुलन बनाना, साम्य अवस्था, ठीक है। तो पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, यानी कि बच्चे जो है असिमिलेशन और अकोमोडेशन का जो प्रोसेस है उसके बीच में अगर बैलेंस मेंटेन रहता है तो उसको इक्विलिब्रेशन कहा गया है। इस बैलेंस को क्या कहा गया है, इक्विलिब्रेशन, ठीक है, सामंजस्य, भाई संतुलन बैठ गया है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ चिल्ड्रन मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थिंकिंग टू द नेक्स्ट। जैसे एग्जांपल से समझें कि व्हेन अ चाइल्ड बैलेंस द प्रीवियस बिलीफ, यानी कि पहले उसने देखा छोटे डॉग, जो डॉग्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, एक स्कीमा क्रिएट हुआ, दोबारा से न्यू इंफॉर्मेशन उसके पास आई, जब दोबारा कभी बड़े डॉग को देखता है कि भाई डॉग छोटे ही नहीं बड़े भी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस बिलीफ और न्यू इंफॉर्मेशन के बीच जब बैलेंस क्रिएट करता है तो उसको इक्विलिब्रेशन कहा गया है। अगर इन दोनों के बीच बैलेंस नहीं होगा तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए असिमिलेशन अकोमोडेशन के बीच में इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए एक बार क्या होता है, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी बुक उसके पास होगी तो एक पिक्चर बुक में उसने डॉग की इमेज देखी है, पेरेंट्स ने बताया कि ये डॉग है। अब वो एक बार एक्चुअल का डॉग देखता है तो वो असिमिलेट कर लेता है उस इंफॉर्मेशन को कि हाँ ये डॉग जैसा मैंने इमेज में देखा था वैसा ही है। तो डॉग के बारे में जो स्कीमा उसके दिमाग में बना, उसने नहीं देखा कि भाई डॉग की और बहुत सारी मतलब कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसको समझ आई कि भाई इसके 2 ईयर्स होते हैं, 4 लेग होती है, एक टेल होती है, ठीक है, इतना उसको समझ आया। अब एक दिन वो फिर देखता है कि भाई कभी गया पार्क में तो देखा यार ये तो भौंकने लग रहा है, बार्क कर रहा है, ठीक है, बार्क, तो उसने नहीं अपने जो उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, ठीक है, तो उस वहां पर वो डिसइक्विलिब्रियम फेस करता है, उसने तो इस चीज को इंक्लूड नहीं किया था। तो यहाँ पर बच्चा किस चीज को एक्सपीरियंस करता है, डिसइक्विलिब्रियम को, ठीक है, कि भाई उसका जो डॉग के बारे में स्कीमा था उसमें उसने बार्किंग को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है, तो यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम को फेस करता है। एक दिन वो देखता है कि यार ये तो उसने जो सिंपल सा डॉग देखा था, अब देखता है ये तो डॉग के फर वाले बाल भी हैं, यानी कि फरी वाला डॉग वो देखता है, तो यहां पर भी बच्चा डिसइक्विलिब्रियम को फेस करता है। अब एक दिन देखता है तो वो देखता है कि यार ये डॉग तो मतलब लीकिंग कर रहा है, ठीक है, किसी चीज को लीक कर रहा था, तो वहां पर भी बच्चे को डिसइक्विलिब्रियम महसूस होता है। तो असिमिलेशन का जो प्रोसेस है कि भाई जो पहले उसके दिमाग में एग्जिस्टिंग स्कीमा था वो क्या था कि एक डॉग के ईयर्स 2 ईयर्स होते हैं, 4 लेग और एक टेल होती है, बस इतना ही उसको पता था। बाद में डिसइक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, उसने देखा कि डॉग बार्किंग भी करता है, फर वाले बाल भी होते हैं डॉग के, लिक भी करता है, ठीक है, तो ये अलग से कैरेक्टरिस्टिक, तो यहां पर उसको डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अब असिमिलेशन का जो प्रोसेस है
अब वो क्या करता है, दोबारा से इक्विलिब्रियम की स्टेट में आएगा कि वो अपना जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसमें असिमिलेट करता है न्यू इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जब वो असिमिलेट कर लेता है कि भाई डॉग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि 4 लेग्स, ईयर, टेल्स, बार्क, फर, लिक्स, ठीक है, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स किसकी है, डॉग की है, तो वो फिर से दोबारा से इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि बच्चा एक दिन देखता है कि उसने कैट को देखा। ठीक है, उसने पहले कभी कैट को नहीं देखा था, माता पिता ने कहा ये कैट होती है। ठीक है, अब उसको लगा कि कुछ कैट की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है वो डॉग से मिलती जुलती होती है कि इसके भी 2 ईयर है, ठीक है, टेल होती है, 4 लेग्स होती हैं, तो कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं। लेकिन वो देखता है डिसइक्विलिब्रियम कहां पर हुआ कि भाई जो डॉग है वो बार्क करता है, वो भौंकता है, और जो कैट है वो म्याऊ म्याऊ करती है। ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, बार्क वाली सिचुएशन में उसको डिसइक्विलिब्रियम होगा कि ये करेक्टरिस्टिक कैट की नहीं है, तो यहां पर वो डिसइक्विलिब्रियम फेस करता है। ठीक है, अब अकोमोडेशन कैसे होगा, यानी कि भाई पहले क्या था कि डॉग के बारे में उसके दिमाग में स्कीमा था, अब उसने कैट को देखा तो कैट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, उसकी म्याऊ करती है, वो अलग, उसकी साउंड अलग होती है, डॉग की अलग होती है, तो अकोमोडेट कैसे करता है, यानी कि अपने स्कीमा में चेंज करना, स्कीमा को मॉडिफाई करता है कि भाई डॉग की ये करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी 4 लेग, ईयर, टेल, बार्क, फर, लिक करता है, कैट की ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि उसकी साउंड चेंज होती है। ठीक है, वो क्लाइंब भी कर सकती है, पेड़ पर चढ़ भी सकती है, लेकिन डॉग नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहां पर अकोमोडेशन अकर्ड होता है कि भाई डॉग ये होता है, डॉग का स्कीमा अलग, मतलब वो मॉडिफाई कर लेता है कि डॉग ये होता है, कैट ये होती है। ठीक है, अब अकोमोडेशन यहां पर हो जाता है कि भाई डॉग ऐसा होता है, कैट ऐसा होता है, तो बच्चा फिर से इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। जो डिसइक्विलिब्रियम हुआ था वो दोबारा से किसमें, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाता है कि उसको पता चल जाता है डॉग ऐसा होता है, कैट के ये फीचर्स होते हैं, डॉग के ये होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन किस तरह से होता है वो समझ आया होगा। तो ये चारों चीजें मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में भी डाल दी है। ठीक है, स्कीमा क्या है, नॉलेज के स्ट्रक्चर्स है। असिमिलेशन का मतलब न्यू इंफॉर्मेशन, पहले वाला जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसी में अगर न्यू इंफॉर्मेशन को आप समाहित कर लेते हैं, वो न्यू इंफॉर्मेशन उसी में फिट बैठ जाती है एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो उसको हम असिमिलेट कहेंगे। अगर आप स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं या नया स्कीमा क्रिएट करते हैं तो उसको अकोमोडेशन कहेंगे। अब इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस है तो वो इक्विलिब्रेशन है, अगर बैलेंस नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये असिमिलेशन और ये जो असिमिलेशन और अकोमोडेशन ये दोनों ही अडेप्टेशन के पार्ट्स हैं। ठीक है, अडेप्टेशन के दोनों ही पार्ट है, किस तरह से इन्वायरमेंट में अडेप्ट करता है। ठीक है, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से इक्विलिब्रेशन होता है, डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, यानी कि असिमिलेट और अकोमोडेट के बीच में अगर बैलेंस बना रहता है तो वो इक्विलिब्रियम होता है, अगर बैलेंस नहीं बनता तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे इस थ्योरी का एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो देखिए ये जो थ्योरी है ये एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, प्याजे के द्वारा जो 4 स्टेजेस बताई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को एक्टिविटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। मान लीजिए एक 2 साल का बच्चा है, उसको 10 साल के बच्चे वाली एक्टिविटीज आप प्रोवाइड कर देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग पर प्याजे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। उनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं, कई बार पूछा जाता है कि लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को किसने कहा है, तो प्याजे क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग की वो बात करते हैं कि कर करके बच्चे सीखते हैं। ठीक है, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया है। इसके अलावा विजुअल एड्स, प्रॉप्स, एक्सपेरिमेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीजों को, यानी कि विजुअल एड्स का प्रयोग करना, प्रॉप्स यानी कि कुछ प्रॉम्प्ट दे देना, एक्सपेरिमेंट के द्वारा बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होती है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी कि प्याजे का जो अप्रोच है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, यानी कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद कर करके सीखते हैं। इनकी जो स्टेजेज है वो इनवेरिएंट स्टेजेज हैं, यानी कि सेम और फिक्स्ड ऑर्डर में रहेंगी। पहले सेंसरी मोटर स्टेज ही आएगी, उसके बाद जो प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि इनका जो सीक्वेंस रहेगा और ऑर्डर जो रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। ये इनवेरिएंट है और यूनिवर्सल स्टेजेज है। बच्चा चाहे इंडिया में हो, किसी दूसरे कंट्री में हो, ये वो सारी स्टेजेस को पार करेगा। ठीक है, हर बच्चा पहले सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा, उसके बाद दूसरी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को फेस करेगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है,
अब इस थ्योरी के कुछ कौन भी हैं, कुछ मतलब हानियां भी हैं, कुछ एक हैं, ठीक है, कुछ जैसे कुछ प्रॉस होते हैं तो कुछ कौन भी हैं। तो ये जो सैंपल है वास्ट स्मॉल एंड होमोजीनियस सैंपल है, यानी कि इसको मतलब लेस जनरलाइज सैंपल है। इसमें सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो कि डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं, आगे हम वाइगोत्स्की की थ्योरी में भी पढ़ेंगे। तो उस चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया है, यानी कि सोशल और कल्चरल फैक्टर की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं पियाजे। तो आज की इस वीडियो में हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझा। क्वेश्चंस को मैंने आज बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि पियाजे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली जो आरआरबी टीजीटी पीजीटी वाली सीरीज थी उसमें भी आप सर्च करेंगे प्रैक्टिस सेट वाइगोत्स्की पियाजे कोहलबर्ग, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पियाजे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।